जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित भार्गव अतुल्य एकेडमी के वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में आप सभी के साथ हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4। हमने पार्ट 1 में देखा था उत्तरवर्ती मुगल शासक, पार्ट 2 में देखा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन और पार्ट 3 में देखा था आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। पार्ट 4 में हम देखेंगे क्षेत्रीय राज्यों का उदय। तो स्टार्ट करते हैं हम क्षेत्रीय राज्यों का उदय। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हैदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद राज्य की नींव मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में चीन किलीज खां अथवा निजाम उल मुल्क ने रखी थी। ठीक है, किसके शासनकाल में रखी गई थी नींव? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन है मोहम्मद शाह रंगीला? तो हमने उत्तरवर्ती मुगल शासक में देखा था मोहम्मद शाह रंगीला को। हमने कई मुगल शासक देखे थे वहां पर। सबसे पहले देखा था बहादुर शाह प्रथम, जिसकी उपाधि थी शाह ए बेखबर। फिर आए थे जहादार शाह, जिसकी उपाधि थी लंपट मूर्ख। फिर आए थे फर्रुखसियार, जिनकी उपाधि थी घृणित कायर। और फिर आया था मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये वही मोहम्मद शाह रंगीला है जिसके काल में हैदराबाद राज्य की नींव रखी। और किसने रखी? चिनकिलीज खां ने या निजाम उल मुल्क ने। 1748 ईस्वी में चिनकिलीज खां की क्या हो जाती है? मृत्यु। अगला देखते हैं हम यहाँ पर क्षेत्रीय राज्य दोस्तों अवध। तो दोस्तों अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश का एक भाग है। पहले हम समझ लेते हैं कि अवध क्या है, किस प्रांत में है। तो उत्तर प्रदेश का एक भाग है क्या? अवध, जो प्राचीन काल में कोसल कहलाता था। तो अवध प्राचीन काल में क्या कहलाता था? कोसल। और इसकी राजधानी थी अयोध्या। अवध शब्द अयोध्या से ही निकला है। ठीक है, और अवध की राजधानी प्रारंभ में अयोध्या थी, किंतु बाद में क्या बन गई? लखनऊ। तो प्रारंभ में अवध की राजधानी थी अयोध्या, किंतु बाद में क्या हो गई दोस्तों? लखनऊ। दोस्तों अब हम देखेंगे अवध राज्य का संस्थापक। तो अवध राज्य का संस्थापक था शहादत खां। इसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। किसे बनाया? फैजाबाद को। ठीक है, और दोस्तों शहादत खां का उत्तराधिकारी बनता है उसका भतीजा या दामाद सफदर जंग। ठीक है, अभी हमने देखा अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खां। अब उसका उत्तराधिकारी बन जाता है सफदर जंग, और सफदर जंग का उत्तराधिकारी बनता है शुजाउद्दौला। ठीक है दोस्तों, फिर से देखते हैं एक बार यहाँ पर। अवध राज्य का संस्थापक है शहादत खां। दोस्तों इसने फैजाबाद को क्या बनाया? अपनी राजधानी। किसे बनाया? फैजाबाद को। दोस्तों शहादत खां का उत्तराधिकारी बनता है उसका भतीजा या दामाद सफदर जंग, और सफदर जंग का उत्तराधिकारी बनता है शुजाउद्दौला। इंपॉर्टेंट नाम है शुजाउद्दौला, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना शुजाउद्दौला के बारे में यहाँ पर। और शुजाउद्दौला का उत्तराधिकारी बनता है आसफउद्दौला। कौन बनता है दोस्तों? आसफउद्दौला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने देखा अभी अवध का संस्थापक और उत्तराधिकारी। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखते हैं हम आसफउद्दौला के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी अवध ही पढ़ रहे हैं। अवध का हमने संस्थापक देखा है, उसके उत्तराधिकारी देखे हैं, और उत्तराधिकारी में एक नाम आता है आसफउद्दौला। जैसे अभी हमने एक बार फिर देख लेते हैं। अवध का संस्थापक कौन है? शहादत खां। इसने राजधानी बनाई फैजाबाद को। इसका उत्तराधिकारी बनता है सफदर जंग, और सफदर जंग का उत्तराधिकारी बनता है शुजाउद्दौला, और शुजाउद्दौला का उत्तराधिकारी बनता है आसफउद्दौला। अब हम यहाँ आसफउद्दौला के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो दोस्तों आसफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से क्या कर दी थी? लखनऊ। अभी हमने देखा था दोस्तों, अभी फैजाबाद राजधानी किसने बनाई थी दोस्तों? शहादत खां ने। ये रहा यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर हमने देखा था कि अवध का संस्थापक शहादत खां, इसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाई। अब इस फैजाबाद राजधानी को कौन बदल देता है दोस्तों? आसफउद्दौला। आसफउद्दौला अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करता है। कहाँ दोस्तों? अभी तक क्या थी? फैजाबाद। अब फैजाबाद से कहाँ स्थानांतरित हो जाती है? लखनऊ। ठीक है, और दोस्तों 1784 ईस्वी में लखनऊ में मुहर्रम मनाने के लिए इमाम बाड़ा का निर्माण करवाता है। कौन करवाता है? आसफउद्दौला। 1784 में लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाता है आसफउद्दौला। और इमाम बाड़ा का निर्माण क्यों करवाया जाता है? मुहर्रम मनाने के लिए। आसफउद्दौला के उत्तराधिकारी आते हैं दोस्तों वजीर अली, शहादत अली, हैदर अली खां, मोहम्मद अली, अमजद अली तथा वाजिद अली शाह। ठीक है, अब हम देखेंगे वाजिद अली शाह। तो अवध का अंतिम नवाब होता है वाजिद अली शाह। ठीक है, और 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। कौन मिला लेता है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। किसको मिला लेता है? अवध को। ठीक है, किस आधार पर? कुशासन के आधार पर।
ठीक है। तो अवध का अंतिम नवाब बचता है वाजिद अली शाह, और ये अवध का अंतिम नवाब होता है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। कुशासन का मतलब होता है ऐसा शासन या ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या हो, अव्यवस्था या भ्रष्टाचार हो। तो अव्यवस्था या भ्रष्टाचार के आधार पर अवध को अब ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या देखा है, अवध। अब देखेंगे हम यहाँ पर बंगाल। ठीक है दोस्तों, अवध हो गया है अपना। अब अगला क्षेत्रीय राज्य देखेंगे हम, बंगाल। दोस्तों, भारत के प्रांतों में बंगाल सबसे उपजाऊ और समृद्ध था। ठीक है, ध्यान से सुनना, बंगाल क्या था, सबसे उपजाऊ और समृद्ध। बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था मुर्शिद कुली खां। तो बंगाल की स्थापना किसने करी थी, मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ ले जाता है, मुर्शिदाबाद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करी। अब मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी होता है सुजाउद्दीन, उसका उत्तराधिकारी होता है सरफराज खां, सरफराज खां का होता है अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी होता है सिराजुद्दौला। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है सिराजुद्दौला। तो दोस्तों, सिराजुद्दौला के काल में होती है ब्लैक होल की घटना। पूरा पढ़ेंगे हम यहाँ पर सिराजुद्दौला के बारे में। तो सिराजुद्दौला के काल में होती है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना कब होती है, 20 जून 1756 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, इस घटना का उल्लेख करता है एक अंग्रेज अधिकारी जे.जेड. हॉलवेल। कौन करता है, जे.जेड. हॉलवेल। इसमें हॉलवेल ने बताया कि नवाब ने 20 जून 1756 ईस्वी को, नवाब यानी कौन, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी की रात 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फीट लंबी तथा 14 फीट चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया, और अगले दिन हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्लैक होल की घटना का उल्लेख कौन कर रहा है यहाँ पर, हॉलवेल। हॉलवेल बताता है कि 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फीट लंबी तथा 14 फीट चौड़ी कोठरी में बंद कर देता है। और कौन बंद कर देता है, सिराजुद्दौला। ठीक है, और अगले दिन मात्र 146 में से 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं, और उसमें कौन एक व्यक्ति जिंदा रहता है, हॉलवेल। और यही घटना इतिहास में ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में बनता है कि ब्लैक होल की घटना किसके काल में हुई, सिराजुद्दौला। कब हुई, 20 जून 1756। कितने व्यक्ति जिंदा बचे थे, तो मात्र 23 व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम यहाँ पर बंगाल में ही। बंगाल में अब हम देखेंगे दोस्तों, सिराजुद्दौला के काल में ही हुआ था प्लासी का युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लासी का युद्ध, कई बार एग्जाम में आता है। कब हुआ, तो 23 जून 1757 ईस्वी को क्या होता है, प्लासी का युद्ध। ध्यान से सुनना यहाँ पर दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सत्ता हासिल करने के लिए कूटनीति और सामरिक युद्ध किए। ठीक है दोस्तों, भारत में सत्ता हासिल करने के लिए किसने युद्ध किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और कंपनी को भारत में प्रभुत्व कायम दिलाने में प्लासी के युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कंपनी को भारत में दोस्तों प्रभुत्व कायम दिलवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, प्लासी का युद्ध। तो काफी इंपॉर्टेंट है प्लासी का युद्ध दोस्तों। अब हम देखेंगे इसके बारे में, प्लासी के युद्ध के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 को। कहाँ हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पास भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक गांव में लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, हर एक लाइन फैक्ट है यहाँ पर। कहाँ पर हुआ, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, किस जिले में, नदिया जिले में, भागीरथी नदी के पास। ठीक है, और प्लासी नामक गांव में कब हुआ, 23 जून 1757। और किन किन के बीच हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन है, बंगाल का नवाब। और इस युद्ध का परिणाम होता है अंग्रेजों की जीत के बाद भारत को 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी सहनी पड़ती है। किस युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद। इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत को 200 सालों तक अंग्रेजों की क्या सहनी पड़ती है, गुलामी। तो कब हुआ दोस्तों, 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के पास और प्लासी नामक गांव में।
किस किस के बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि इस युद्ध का कारण क्या था। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पर अलीवर्दी खां की मृत्यु। ठीक है दोस्तों, अलीवर्दी कहाँ देखा था? ये बंगाल के क्या है दोस्तों? उत्तराधिकारी। एक बार फिर देख लेते हैं अलीवर्दी कहाँ थे। दोस्तों ये रहे अलीवर्दी खां, हमने देखा था मुर्शिद कुली खां ने स्थापना करी बंगाल की। इसका उत्तराधिकारी होता है सुजाउद्दीन, फिर आता है सरफराज खां, फिर आता है अलीवर्दी खां, फिर आता है दोस्तों सिराजुद्दौला। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे थे अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बनता है। अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, फिर उसकी अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी होती है, उसका पुत्र होता है सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बनता है। तब बंगाल का माहौल दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के आपसी द्वंद्व के कारण काफ़ी क्या था? अशांत। दोस्तों बंगाल में अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ते रहते थे, इस कारण वहाँ पे काफ़ी क्या थी? अशांति। अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने जगह जगह क्या करना शुरू कर दी थी? किलेबंदी। अंग्रेज भी किलेबंदी कर रहे थे और फ्रांसीसी भी किलेबंदी कर रहे थे। इस कारण सिराजुद्दौला को काफ़ी चिंतित हुए और उन्होंने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को तुरंत किलेबंदी रोकने का क्या दिया? आदेश कि अंग्रेज आप भी किलों की बंदी ना करें और फ्रांसीसी आप भी किलों की बंदी ना करें। तो दोस्तों फ्रांसीसी ने तो नवाब का आदेश मान लिया था और अपनी किलेबंदी रोक दी थी, परंतु अंग्रेजों ने नवाब के आदेश की क्या करी थी? अवहेलना। ठीक है दोस्तों, फ्रांसीसियों ने किलेबंदी रोक दी थी लेकिन अंग्रेजों ने किलाबंदी करना नहीं रोका। दोस्तों यह देखकर सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना या काल खुटरी की घटना को अंजाम दिया। ठीक है दोस्तों, फ्रांसीसी तो रुक गए थे लेकिन अंग्रेज नहीं रुकते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी घटना होती है? ब्लैक होल की घटना। अब भी देखी थी हमने, कब हुई थी ये? 20 जून 1756 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, इसमें मात्र 23 व्यक्ति बचते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पर ब्लैक होल की घटना। ये रही दोस्तों, ये किसके काल में हुई थी? सिराजुद्दौला के काल में। इसमें क्या होता है? 146 बंदियों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और अगले दिन केवल मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं। ठीक है, तो ब्लैक होल की घटना क्यों हुई थी दोस्तों? सिराजुद्दौला के आदेश की अवहेलना करने पर, क्योंकि फ्रांसीसियों ने तो किलेबंदियां करना प्रारंभ कर दिया था। फ्रांसीसियों ने किलाबंदी रोक दी थी लेकिन अंग्रेजों ने किलेबंदी को नहीं रोका था। इस कारण सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल की घटना को क्या दिया था? अंजाम। और कब हुई थी ब्लैक होल की घटना? 20 जून 1756 ईस्वी को। इस काल खोटरी की घटना के बारे में जानकर अंग्रेज क्या हुए थे? काफी क्रोधित और रॉबर्ट क्लाइव तथा एडमिरल वाटसन मद्रास से सेना लेकर बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, काल खोटरी की घटना से क्लाइव और वाटसन मद्रास से सेना लेकर कहाँ आते हैं? बंगाल की तरफ, जिन्होंने फिर से कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया और सिराजुद्दौला को संधि करने पर क्या कर दिया? मजदूर। क्या हुआ था दोस्तों? ब्लैक होल की घटना हुई। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन मद्रास से सेना लेकर कहाँ आते हैं? बंगाल में। अब दोस्तों वो बंगाल में आकर कलकत्ता पर क्या कर लेते हैं? अधिकार। और सिराजुद्दौला को संधि करने पर क्या होना पड़ता है? मजबूर। और उस संधि का नाम क्या है? अलीनगर की संधि। इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को बंगाल में किलेबंदी करने की अनुमति प्राप्त हो गई कि भैया अंग्रेज आप बंगाल में किलेबंदी कर सकते हो। इस संधि के बाद अंग्रेज और आक्रामक हो गए। उन्होंने फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र चंद्रनगर पर आक्रमण किया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अलीनगर की संधि होती है। अब अंग्रेज और आक्रामक हो जाते हैं और जो फ्रांसीसियों का अधिकार क्षेत्र होता है चंद्रनगर, वहां पर भी क्या कर लेते हैं? आक्रमण। अंग्रेजों की ऐसी गतिविधियों को देखकर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर पुनः आक्रमण करने की क्या करी? तैयारी की। भैया अलीनगर की संधि हो चुकी है, आप इसका क्या कर रहे हो? उल्लंघन। फिर अंग्रेजों की ऐसी गतिविधियों को देखकर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर क्या करा? आक्रमण करने की तैयारी शुरू। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर, इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों यहाँ पर, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। क्या हो रहा था दोस्तों? अंग्रेजों की गतिविधियों को देखकर सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहा था? आक्रमण। अब ऐसी स्थिति में अंग्रेज क्या करते हैं? जो नवाब है सिराजुद्दौला, उसका सेनापति कौन है? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ कर लेते हैं और मीर जाफर सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने के लिए क्या हो जाता है? तैयार। और इसी विश्वासघात के कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की क्या हो जाती है? पराजय। आगे देखते हैं हम यहाँ पर।
अब दोस्तों मीर जाफर किसकी तरफ चले गया है? अंग्रेजों की तरफ। लेकिन वो युद्ध किसकी तरफ से लड़ेगा? सिराजुद्दौला की तरफ से। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना यहाँ पर 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी नामक स्थल पर ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला की सेना के मध्य क्या होता है? युद्ध। ठीक है, अब दोस्तों किसके किसके मध्य युद्ध हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। दोस्तों ध्यान से सुनना, जिसमें अंग्रेजी सेना की कमान किसके हाथों में है? रॉबर्ट क्लाइव। और नवाब की सेना की कमान है मीर जाफर। और दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया है मीर जाफर किसकी ओर मिल गया है? अंग्रेजों की ओर। ठीक है दोस्तों, मीर जाफर अंग्रेजों की ओर मिल गया है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बोला है कि आप हमारा साथ दे दीजिए, अगर हम युद्ध जीत जाएंगे तो आपको क्या बना दिया जाएगा? नवाब। किसके बाद? सिराजुद्दौला के बाद। अब दोस्तों इस युद्ध में मीर जाफर क्या कर लेता है? विश्वासघात। किसके साथ कर लेता है दोस्तों? सिराजुद्दौला के साथ। दोस्तों सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात हो जाता है और मीर जाफर युद्ध में विश्वासघात के कारण नवाब की सेना क्या हो जाती है? हार जाती है। इस युद्ध में क्या होता है? मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की सेना की हार हो जाती है और सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर मृत्यु दंड स्वरूप गोली मार दी जाती है। ठीक है, और दोस्तों प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की क्या हो जाती है? जीत। इस जीत के फलस्वरूप वह अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर से किए गए वादे के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मीर जाफर विश्वासघात कर लेता है सिराजुद्दौला के साथ और सिराजुद्दौला की सेना पराजित हो जाती है। सिराजुद्दौला की सेना पराजित होती है और सिराजुद्दौला को क्या दे दिया जाता है? मृत्यु दंड। अब बंगाल का नया नवाब बन जाता है मीर जाफर। ठीक है, बंगाल का नवाब बनते ही मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी सौंपी और बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार पर अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त व्यापार करने की छूट प्रदान कर देता है। दोस्तों नवाब बनते ही मीर जाफर किसका साथ देने लगता है? अंग्रेजों का। सबसे पहले तो बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार पर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त में व्यापार करने की क्या दे देता है? छूट। और मीर जाफर अंग्रेजों की हाथों की क्या बन जाता है? कठपुतली। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली कौन था? तो मीर जाफर। अंग्रेज जो चाहते थे वो उससे करवाते थे। जब मीर जाफर अंग्रेजों की मनमानी और मांगों की पूर्ण करने में समर्थ ना हो सका तो उसको बंगाल की नवाब की गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है दोस्तों, हाँ सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। फिर आता है आपका मीर जाफर। मीर जाफर किसकी कठपुतली बन जाता है? अंग्रेजों के हाथों की। लेकिन अंग्रेजों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है मीर जाफर। फिर मीर जाफर को बंगाल की गद्दी से हटा दिया जाता है और नया नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब हम थोड़ा देखेंगे मीर कासिम के बारे में। दोस्तों मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद दूसरा सबसे योग्य नवाब था। ठीक है दोस्तों, अलीवर्दी खां के बाद दूसरा सबसे योग्य नवाब था मीर कासिम। वह महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करी। कहाँ से दोस्तों? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और धीरे धीरे अंग्रेजों तथा मीर कासिमों के मध्य क्या बढ़ने लगा? मतभेद। अब क्या हुआ दोस्तों? मीर जाफर के बाद भले ही अंग्रेजों ने मीर कासिम को बना दिया, लेकिन मीर कासिम से भी अंग्रेजों के मतभेद बढ़ने लगते हैं। अंग्रेजों को लग रहा था कि मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह क्या रहेगा? कठपुतली। लेकिन मीर जाफर अपनी योग्यता से शासन करना चाहता है। मीर कासिम एवं ब्रिटिश के बीच मतभेद का तत्कालिक कारण था दस्तक का दुरुपयोग। शब्द आया है यहाँ पर दस्तक। दोस्तों दस्तक का उपयोग कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए भी करने लगे थे। हमने पढ़ा था दोस्तों फर्रुख सियार के टाइम पे कि फर्रुख सियार शाही फरमान जारी करता है। ये वही दस्तक है दोस्तों, दस्तक वही है, शाही फरमान। ठीक है, अब दस्तक का उपयोग कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए भी करने, जबकि फर्रुख सियार ने दस्तक का उपयोग कंपनी के लिए दिया था और कंपनी के साथ साथ यहाँ पर कंपनी के अधिकारी भी अपना निजी व्यापार करने लगे थे। किसका दुरुपयोग होने लगा था यहाँ पर? दस्तक का। दूसरी तरफ वे दस्तकों को भारतीय व्यापारी को भी बेच दिया करते थे। अब जो दस्तक केवल कंपनी के लिए था वो कंपनी के निजी अधिकारी भी उपयोग करने लगे, साथ में वे दस्तकों को भारतीय व्यापारी को भी बेच देते, जिससे नवाब को राजस्व की क्या होती थी? हानि। अतः नवाब ने कठोर कार्रवाई की और इस घटना की परिणति बक्सर के युद्ध में हुई। अब नवाब क्या करता है? कठोर कार्रवाई, और इसके बदले में क्या होता है? बक्सर का युद्ध। अब हम क्या देखेंगे? बक्सर का युद्ध।
इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि का बता दी है कि बक्सर का युद्ध क्यों होता है। क्यों होता है दोस्तों? मीर कासिम के टाइम पे दस्तक का दुरुपयोग कौन करने लगता है? अंग्रेज क्या करते हैं दोस्तों? वास्तविकता में दस्तक का उपयोग कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी के साथ साथ निजी व्यापारी भी इसका दुरुपयोग करने लगे और साथ ही साथ भारतीयों को भी इसको बेचा जाने लगा। इससे नवाब को राजस्व की क्या होने लगी? हानि। और इसके बदले क्या होता है? बक्सर का युद्ध, क्योंकि नवाब यहाँ पर क्या करता है? कार्रवाई अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखेंगे हम यहाँ पर बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। देखते हैं हम यहाँ पर मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या बनाया? त्रिगुट। दोस्तों बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हो रहा? नवाब, मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य। अब मीर कासिम अंग्रेजों के विरुद्ध क्या बनाता है? त्रिगुट, जिसमें अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, आप लोगों को मैंने बताया था अवध में शुजा-उद-दौला, ध्यान रखना है ये वही अवध का नवाब है शुजा-उद-दौला, एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। दोस्तों याद करो, उत्तरवर्ती मुगल शासक में हमने देखा था शाह आलम द्वितीय। एक बार आपको याद दिला देता हूँ मैं। उत्तरवर्ती मुगल शासक में बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहादर शाह, उसके बाद फर्रुख सियार, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, फिर आता है शाह आलम द्वितीय। ये वही शाह आलम द्वितीय है जो हमने पढ़ा था उत्तरवर्ती मुगल शासक में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। तो मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिगुट बनाया, जिसमें अवध का नवाब कौन है? शुजा-उद-दौला, एवं मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय शामिल थे। किसके खिलाफ है ये? अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों की कमान संभालता है यहाँ पर हेक्टर मुनरो। कौन संभालता है दोस्तों? हेक्टर मुनरो। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो ने बक्सर के मैदान में मीर कासिम की संयुक्त सेना को क्या कर दिया? पराजित। और मीर कासिम भागकर कहाँ चले जाता है? दिल्ली, जहाँ 1717 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। जबकि अवध का नवाब शुजा-उद-दौला व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। ठीक है दोस्तों, तो बक्सर के युद्ध में क्या हो जाती है? मीर कासिम की सेना पराजित और शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के सामने क्या कर देते हैं? समर्पण। दोस्तों प्लासी का युद्ध तो क्या था? षड्यंत्र का परिणाम। हम देखते हैं वहाँ पर कि प्लासी के युद्ध में मीर जाफर अंग्रेजों की तरफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की क्या थी? विजय। प्लासी के युद्ध में तो क्या रचा गया था? षड्यंत्र, कि बंगाल के नवाब को अंग्रेजों ने अपनी ओर कर लिया, लेकिन यहाँ पर वास्तविकता में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की क्या हो जाती है? विजय। और बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित होती है। अब वास्तविक रूप से अंग्रेज भारत में क्या करना प्रारंभ कर देते हैं? शासन। इसलिए बक्सर का युद्ध क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट। तो कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 22 अक्टूबर 1764। अंग्रेजों की कमान किसके हाथों में थी? हेक्टर मुनरो। और मीर कासिम के त्रिगुट में कौन था? अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और खुद मीर कासिम। और तीनों क्या हो जाते हैं? पराजित अंग्रेजों से। ठीक है दोस्तों, और मीर कासिम की क्या हो जाती है? मृत्यु। और शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के सामने क्या कर देते हैं? समर्पण। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद में 2 संधि हुई दोस्तों। इसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल गई और बंगाल में क्या लगा दिया गया? द्वैध शासन। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई। तो दोस्तों इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच। इस संधि के बाद मुगल सम्राट शाह आलम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। ठीक है, ध्यान से सुनना। इलाहाबाद की प्रथम संधि में क्या होता है कि मुगल सम्राट शाह आलम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए। ध्यान से सुनना दोस्तों, शाह आलम द्वितीय कौन है? उत्तरवर्ती मुगल शासक। ठीक है, ये क्या करता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसे दे देता है? अंग्रेजों को। और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी जो अवध का नवाब है शुजा-उद-दौला से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर किसको दे देता है? शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर होती है इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को। तो अवध का नवाब शुजा-उद-दौला तथा क्लाइव के मध्य होती है इलाहाबाद की दूसरी संधि। इसके तहत
कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छोड़कर अवध का राज्य नवाब को वापस मिल जाता है। कड़ा और इलाहाबाद क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कड़ा और इलाहाबाद किसे दे दिया गया दोस्तों? शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, तो किसके किसके मध्य होती है द्वितीय संधि? शुजा-उद-दौला और क्लाइव के मध्य, और पहली संधि होती है शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर देखा है इलाहाबाद की 2 संधियाँ। अब देखेंगे कि बंगाल में द्वैत शासन क्या है। दोस्तों बंगाल में द्वैत शासन युद्ध के उपरांत इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बंगाल के नवाब की सत्ता का क्या हो गया? अंत। बंगाल में द्वैत शासन के युद्ध के उपरांत क्या हुआ दोस्तों? इलाहाबाद की संधि, और उसके बाद बंगाल के नवाब की सत्ता का क्या हो गया? अंत। और एक ऐसी व्यवस्था का जन्म होता है जो शासन के उत्तरदायित्व से क्या थी? मुक्त। क्या थी दोस्तों? शासन के उत्तरदायित्व से मुक्त। ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन की स्थापना करी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो द्वैत शासन की स्थापना किसने करी? रॉबर्ट क्लाइव ने, जिसका मतलब होता है दोहरी नीति अथवा दोहरा शासन। इसमें दीवानी तथा भू राजस्व करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, लेकिन प्रशासन का भार किसके पास था? नवाब के कंधों पर। क्या होता था दोस्तों द्वैत शासन में? इसकी विशेषता क्या थी कि सैनिकों का संरक्षण और व्यापार नीति कंपनी के हाथों में। ठीक है दोस्तों, द्वैत शासन में क्या हुआ कि सैनिकों का संरक्षण और व्यापार कौन करेगा? कंपनी। लेकिन लगान को वसूल करने का काम कौन करेगा? भारतीय। कौन करेगा? भारतीय। दोस्तों यह व्यवस्था बहुत ही बुरी साबित हुई और इसने देश में कानून और न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से क्या कर दिया था? अस्त व्यस्त। और द्वैत शासन का सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ा दोस्तों कृषि को द्वैत शासन से सबसे ज्यादा क्या हुआ? नुकसान। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि बंगाल में द्वैत शासन का किसने जन्म दिया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। इसमें क्या होता है? दोहरी नीति अथवा दोहरा शासन। दीवानी और भू राजस्व का अधिकार किसको मिल जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, लेकिन प्रशासन का भार किसके पास आ जाता है? नवाब के कंधों पर। तो यहाँ तक हमने देखा है दोस्तों बंगाल, और बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसा बनाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।